प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आप कुशल व स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोविड-19 विश्व महामारी के चलते भारत सेकंड लॉकडाउन पर चल रहा है। आप सभी लोगों से प्रधानाचार्य जी व सभी आचार्य जी लोगों का आग्रह है कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और घर पर ही रहकर स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें। तो बच्चों, आज मैं आपको इतिहास से संबंधित पूर्व ज्ञान जो आपने पहले अर्जित कर रखा है, इतिहास से संबंधित ज्ञान, उसका रिवीजन कराऊंगा और साथ ही कक्षा 12 के इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय के सिलेबस का संक्षिप्त परिचय दूंगा। तो आइए देखते हैं कि हमने पूर्व की कक्षाओं में, जैसे कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक, हमने भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल से लेकर आधुनिक युग तक की जानकारियां प्राप्त की और हर वर्ष हमने 6 से लेकर 8 तक एक ऐतिहासिक काल के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद कक्षा 9 और 10 में हमने क्षेत्रीय सीमाओं को लांघते हुए और राष्ट्रीय राज्यों के विस्तार से कई आगे बढ़कर हमने यह जानने की कोशिश की कि दुनिया के अलग अलग हलकों और मुल्कों के लोगों ने आज की दुनिया को बनाने के लिए क्या क्या भूमिका अदा की। अर्थात हमने समकालीन विश्व का सूक्ष्म अध्ययन किया। साथ ही हमने इससे पूर्व की कक्षा में, कक्षा 11th में, विश्व के इतिहास के कुछ विषयों का अध्ययन किया था, जिन्हें मैं आपके सामने दोबारा से रिवीजन करा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें हमने रिवीजन किया था प्रारंभिक समाज। जो हमारी पहली इकाई थी उसका नाम था प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज में पहला अध्याय था समय की शुरुआत। अर्थात समय की शुरुआत में पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात जैसे ही पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व, उद्भव और विकास हुआ, उसी क्रम में हमने प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और पूरा पाषाण काल के आखेटक युग से लेकर मनुष्य किस प्रकार होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, प्राचीन ज्ञानी मानव, होमो सैपियंस मतलब प्राचीन ज्ञानी मानव, परा का अर्थ होता है प्राचीन, ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, प्राचीन ज्ञानी मानव आखेटक युग से लेकर पेड़ की शाखाओं और गुफाओं से निकलकर किस प्रकार नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन कार्य सहित स्थायी जीवन व्यतीत करने लगी, यह हमने समय की शुरुआत नामक पाठ में पढ़ा था। उसके बाद हमने उसके अगले अध्याय में मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब जब मानव स्थायी निवास की प्रवृत्ति को अपनाने लगा तो वह गुफाओं व पेड़ों से निकल करके नदियों के किनारे बसना प्रारंभ किया उसने। तो नदियों के किनारे ही विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ। तो उसमें से एक सभ्यता हमने कक्षा 11th में पढ़ी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदियों के किनारे बसी थी, और इस सभ्यता ने विश्व को क्या दिया, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यताएं जैसे नील नदी के किनारे बसी हुई मिस्र की सभ्यता और हांगहो नदी के किनारे बसी हुई चीनी सभ्यता
और सिंधु नदी के किनारे बसी हुई हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता थी इसके समकालीन। अब इनमें से हम हड़प्पा सभ्यता जो हमारी सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी उसका अध्ययन हम कक्षा 12 में करेंगे। साथ ही हमने इस अध्याय में ये देखा था कि लेखन कला, विश्व के इतिहास में लेखन कला किस प्रकार विकसित हुई, किस प्रकार लोगों ने गीली मिट्टी पर किलाकार लिपि से लिखा, जिसका चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था और इस अध्याय में क्या पढ़ा था। अब इसके बाद अगला अध्याय था हमारा इसके बाद अगला अध्याय है साम्राज्य। साम्राज्य इकाई के अंतर्गत 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया था। वैसे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों साम्राज्य हैं, लेकिन हमने यहाँ पर रोमन साम्राज्य के बारे में अध्ययन किया था, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। और इस रोमन साम्राज्य ने किस प्रकार यूरोपीय समाज की सामाजिक व राजनीतिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया, इसके बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद अगले अध्याय में हमने इस्लाम के उदय के बारे में अध्ययन किया कि इस्लाम की स्थापना किस प्रकार हुई विश्व में, और इस्लाम धर्म का विभाजन 2 भागों में किस प्रकार हुआ, शिया और सुन्नी में। विश्व के इतिहास को अरबों की क्या देन है, अर्थात विश्व के इतिहास में अरबों ने क्या दिया, जैसे अंक प्रणाली, त्रिकोणमिति, बीज गणिती का विकास, ये सब अरब की ही देन है। इसके बाद हमने अगली इकाई के रूप में बदलती हुई परंपराएं में अध्ययन किया। बदलती हुई परंपराओं में 3 वर्ग, जिसमें 3 वर्गों का अध्ययन किया, और बदलती सांस्कृतिक परंपराओं में विभिन्न संस्कृतियों जैसे एज़टेक सभ्यता, माया सभ्यता, इंका सभ्यता, इन जो ये संस्कृतियां हैं इनके आर्थिक और सामाजिक बारे में अध्ययन किया, और इनका जो परस्पर आपस में टकराव हुआ उसका भी अध्ययन किया हमने। और जो 3 वर्ग उभर करके आए थे, जो 3 वर्ग हैं, जो 3 वर्ग उभर के आए थे ईसाइयों के समय में, पहला वर्ग था ईसाई पादरी, दूसरा अभिजात और तीसरा किसान वर्ग, इनका अध्ययन किया था। उसके बाद अगली जो इकाई आती है वो है आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण के रास्ते में हमने देखा कि जो औद्योगिक क्रांति हुई विश्व में, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विभिन्न देशों ने भी नए नए आविष्कार करने शुरू किए, और औद्योगिक क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव वैसे तो इंग्लैंड में रहा, फिर इसके साथ साथ अमेरिका, जापान और चाइना में भी इसका विकास हुआ। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति और देशों में भी फैलने लगी, इसका अध्ययन किया हमने। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमने 11वीं की कक्षा में विश्व का इतिहास का अध्ययन किया, इसमें इंग्लैंड ने तो अपनी साम्राज्यवादी नीति के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी अपनी स्थिति को मजबूत किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यह अमेरिका एक महान शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसमें रूस भी एक महान शक्ति बन करके उभर के सामने आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में 2 गुट थे, एक पूंजीवादी देशों का गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया था, और दूसरा गुट था साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व रूस ने किया था। इन दोनों
गुटों में 1945 से लेकर 1991 ईस्वी तक संघर्ष चलते रहा, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में अमेरिका ही एकमात्र महान शक्ति के रूप में शेष रह गया। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों में अमेरिका का बहुत अधिक वर्चस्व है। वर्तमान में चीन भी एकमात्र आर्थिक शक्ति है जो अमेरिका के समकक्ष आने की सोचता है। यह चीन के आधुनिकीकरण का ही परिणाम है। जापान के आधुनिकीकरण का परिणाम यह है कि टेक्नोलॉजी, जापान विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे अधिक भूमिका निभाता है। इस प्रकार हमने 11वीं की कक्षा के इतिहास के जो पूर्व ज्ञान से संबंधित बातें थी वो आपके सामने रखी। अब मैं जो वर्तमान इतिहास है कक्षा 12 में, इस वर्ष हम भारतीय इतिहास के कुछ विषयों का अध्ययन करेंगे। यह पुस्तक हमें जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय नामक पुस्तक है, यह हड़प्पा सभ्यता से लेकर के भारतीय संविधान बनने तक जो जो घटनाएं हमारे सामने हुई थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ हम पिछले 5000 वर्षों का सामान्य सर्वेक्षण नहीं करेंगे, बल्कि कुछ विशेष विषयों का अध्ययन करेंगे। वैसे तो पिछले वर्षों की किताबों ने आपको भारतीय इतिहास के बारे में परिचित करा दिया है, लेकिन अब यह समय है कि हम थोड़ा गहराई से इन विषयों का अध्ययन करें। तो सबसे पहले जहाँ बात आती है कि अब जिज्ञासा मन में होती है कि कक्षा 12 में क्या पढ़ा जाएगा, इतिहास में किस प्रकार पढ़ा जाएगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पर किसी भी विषय के बारे में अगर बात करेंगे तो बड़ी गहराई से बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम किसी युग का अध्ययन करेंगे तो हम उस युग की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जैसे सभी आयामों पर बात करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ इनके बीच जो दीवारें बनी हैं उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात यह है कि वहीं हम जिस युग का अध्ययन कर रहे हैं उस युग की राजनीतिक सत्ता, शक्ति और प्रकृति से भी परिचित होने का प्रयास करेंगे। वहीं तीसरी बात, कक्षा 12 में इतिहास पढ़ने का यह औचित्य है कि वहीं हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि समाज कैसे संगठित होते हैं और कैसे काम करता है समाज, और कैसे इस समाज में बदलाव आते हैं। साथ ही कुछ विषय हमें यह भी बताते हैं कि धार्मिक जीवन और रीति रिवाजों के बारे में, जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, शहरी ग्रामीण समाज में जो बदलाव आते हैं वो किस प्रकार आते हैं, वो इस कक्षा 12 की इतिहास में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हमें मुख्य बात यह है कि इसके साथ ही हम इस वर्ष इतिहासकारों के विषय में भी अवगत होंगे कि इतिहासकार किस प्रकार किसी अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या इतिहासकार को ऐसे स्रोतों की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वह अतीत के समय के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें? क्या हमने कभी सोचा है कि ये स्रोत हम उन इतिहासकारों को खुद यह बताते हैं कि यह किस समय की घटना है, कौन से काल की घटना है और किस संबंध में यह बात कर रही है? क्या आपने कभी अपने दिमाग में सोचा है कि जो स्रोत प्राप्त होते हैं प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास से संबंधित, वो इतिहासकारों को खुद उस समय के बारे में, घटना के बारे में बताते हैं? नहीं। इतिहासकार के जो नज़रिए होते हैं, जो स्रोतों के पढ़ने के नज़रिए होते हैं, उनको हमने देखना होगा। हमें उनकी इस दृष्टि को सामने रखते हुए अपना दृष्टिकोण भी इस प्रकार का बनाना होगा कि हम स्रोतों की खोज में निकलें। अब कभी आपके दिमाग में विचार आता होगा कि ये जो स्रोत हैं
वो निकाले जाते हैं या आकस्मिक मिल जाते हैं या जाने अनजाने में कभी प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि स्रोतों के विषय में आदमी का नज़रिया होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे कोई भैया हैं अर्जुन, वो कलेक्ट्रेट में गए एक दिन। वहाँ धूल से भरे हुए जो लेखे थे उनकी छानबीन करने लगे और जाने अनजाने में उन्हें ऐसे फाइल मिल जाती है वहाँ पर जो पुराने झगड़ों से संबंधित होती है। तो उनका अध्ययन करके उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो हमारे गांव के प्राचीन समय की फाइल है जिसमें गांव के इतिहास के बारे में भी लिखा हुआ है। तो दूसरे भैया का मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे वो एक दिन अभिलेखागार में जाते हैं, वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं उनसे बातचीत होती है और वो कर्मचारी उनको दस्तावेज दिखाते हैं उनके गांव के, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आता है और वो वैसे ही लौट करके आ जाते हैं। तो इन दोनों उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि जो पहले भैया थे उनकी सोच ऐतिहासिक स्रोतों से कुछ ढूंढ निकालने की थी और जो दूसरे भैया थे उनकी सोच कुछ ऐसी नहीं थी कि वो कुछ ढूंढ निकालें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि आपको स्रोत खोजने हैं तो हमें मूल पाठों को पढ़ना होगा और सुरागों के पीछे पढ़ना होगा, अंतर संबंधों को ढूंढना होगा तथा जाकर हम अपने अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। स्रोत की खोज से ही अतीत के रहस्य नहीं खुलते हैं बल्कि उनको गहन अध्ययन करना पड़ता है। जैसे अलेक्जेंडर कर्निंघम के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की मोहर उनको प्राप्त हुई, लेकिन उनके मस्तिष्क में पहले कोई विचार नहीं आई कि ये कौन से काल की है या किस समय की है। तो उनने उस मोहर को जा करके अपने घर में रख दिया, लेकिन समय बीतने के साथ साथ 2-4 साल बाद जब उनकी सोच में परिवर्तन हुआ तब जा करके उनने देखा कि अरे ये मोहर तो हड़प्पा काल की है। ठीक है, इस प्रकार हम इस वर्ष इतिहासकारों की दुनिया में प्रवेश करेंगे और नए सूत्रों की तलाश करेंगे कि वह किस प्रकार से अतीत के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बाद अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो भारतीय इतिहास है उसको इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। उसको 3 भागों में इतिहासकारों ने बांटा है। पहला भाग है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हम 5000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक जो हमारा ऐतिहासिक काल है, 5000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के काल का अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारत में प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मौर्य वंश, इन हर्यक वंश, इन वंशों से लेकर के सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय तक हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद दूसरा जो भाग है वो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम 600 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक के काल का अध्ययन करते हैं। इसमें अरबों के आक्रमण से लेकर मराठों के उत्कर्ष तक का समय आता है। उसके बाद तीसरा जो भाग है भारतीय इतिहास के अध्ययन का वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में 1750 ईस्वी से लेकर के आज तक 1750 ईस्वी जिस समय उत्तरकालीन मुगल सम्राटों का शासन था भारत के अंदर, उस समय से लेकर
आज तक की जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो इसी अध्ययन के जो क्रम है, ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन्हीं क्रमों को लेकर के हम जो कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक है उसको ध्यान में रखा गया है। और पुस्तक को भी 3 भागों में बांटा है कक्षा 12 की। उसका सिलेबस जो है मैं उससे भी आपको परिचित कराता हूँ। अब इसमें जो पहला भाग है, पहले भाग में हम अध्ययन करेंगे ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इसमें जो हमको प्राचीन काल में जो ईंट, मनके और अस्थियाँ जो प्राप्त हुई थी, उनसे जो सभ्यताएं देखने में आई, जैसे हड़प्पा सभ्यता, उसी को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके आसपास जो स्थल निकले, खोज में जो स्थल निकले थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, कालीबंगन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये 2500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक की घटनाओं का अध्ययन है इसमें। उसके बाद जो दूसरा अध्याय है हमारा, राजा, किसान और नगर। इसमें भारत के आरंभिक राज्य और उनकी अर्थव्यवस्थाएं, जो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के जो राज्य थे, उसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और कुषाण वंश हैं। उन राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का उल्लेख करेंगे। और साथ ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ 16 जो महाजनपद थे उनकी अर्थव्यवस्था का आकलन भी करेंगे। उसके बाद तीसरा जो है बंधुत्व जाति और वर्ग। इसमें 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के काल में जो बंधुत्व जाति और वर्ग, कहने का अर्थ यह है कि इतिहासकार समाज में हुए जो परिवर्तन थे उनको समझने का प्रयास करेंगे। जो इतिहासकारों ने उस समय समाज में हुए परिवर्तन थे उनका अध्ययन करेंगे। और साथ ही साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हुए महाभारत काल का वर्णन भी करेंगे। इन ग्रंथों में रीति रिवाजों, जो उस समय रीति रिवाज थी, विवाह प्रथाएं थी, परिवार विभाजन थे, गोत्र थे, और जो समाज 4 वर्गों में विभाजित था, उसका अध्ययन इस अध्याय में हमको करना है। उसके बाद है चौथा, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य काल से संबंधित जो स्तूप, विहार, मंदिर थे, जो यह किसी धार्मिक विश्वास और आचरण के प्रतीक थे, जो वर्तमान भारत का स्वरूप उसी समय से बनना प्रारंभ हो गया था, स्तूप, विहार और मंदिरों। क्योंकि जो स्तूप, विहार और मंदिर बने हुए हैं, आज भी हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो वर्तमान भारत का स्वरूप है वो उस समय से ही बनना प्रारंभ हो गया था। किस समय से? 16वीं ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक जो समाज रहा है, उसी समाज का स्वरूप है ये आज का वर्तमान स्वरूप। उसके बाद दूसरा भाग आता है भाग 2। भाग 2 में हम 5वें पाठ के रूप में यात्रियों के नजरिए पढ़ेंगे। इसमें जो 10वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक महिला पुरुष कार्य की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसते थे, और वहीं बस करके वो वहीं रहना प्रारंभ करते थे। और उसी समय जहाँ पर भी रहते थे वो उन राजाओं का गुणगान करते थे और अपनी पुस्तकों में लिखते थे उनके बारे में। तो उनमें से ही कुछ ऐसे विदेशी यात्री भी थे जो विदेशों से आकर के भारत में बसे। उनमें से जैसे अल बिरूनी है, इब्न बतूता है, जिसने 14वीं शताब्दी में आया था, जो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। और
फ्रांसा बर्नियर्स है, इनके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस में वैसे कक्षा 12th में अलबिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसा बर्नियर्स हैं। वैसे और भी यात्री आए थे, जैसे निकोलो कॉन्टी आया था, मार्क पोलो आए थे, लेकिन इनका उतना उल्लेख इस पुस्तक में अभी नहीं है। तो उसके बाद हम छठे अध्याय के रूप में यहाँ पर बात करेंगे भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा, ये दो भाग हैं। भक्ति जैसे कि नाम से ही जुड़ा हुआ है, भक्ति हिंदुओं से जुड़ा हुआ है और सूफी मुस्लिमों से। भक्ति में हम दक्षिण भारत से जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें भक्ति आंदोलन को सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के रूप में जो हमारे कवि थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और सूफी इस्लामों के प्रवेश से संबंधित है। सूफी जब इस्लाम भारत में प्रवेश किया तो सूफी, उनके पहनावे के कारण ही उनको सूफी भी कहते थे। तो सूफी में जो हम वैसे तो सूफी 12 संत आए थे वहाँ से, उनमें से 4 संतों को प्रसिद्धि मिली थी भारत में। ठीक है, उन 4 संतों की प्रसिद्धि को ही हम अपने इतिहास में पढ़ते हैं, जैसे चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, ये 4 को प्रसिद्धि मिली थी। इन्हीं के बारे में उल्लेख करेंगे हम। और साथ ही जो हमारे संत कवियों की रचनाएं थी, जिन्होंने मौखिक रूप से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में जो रचनाएं की थी, उनका अध्ययन करेंगे। और शंकराचार्य जी द्वारा सबसे पहले भक्ति आंदोलन भारत में शुरू किया था। 1788 में जो शंकराचार्य जी ने आए थे दक्षिण भारत से, उन्होंने केरल में उनका जन्म हुआ था। वहाँ से उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी, ज्योतिर्पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ। तो इनके बारे में हमें अध्ययन करने को मिलेगा इसमें। उसके बाद है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। जैसे कि नाम से ही है विजयनगर, इसका अर्थ है विजय का शहर। 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक के काल का अध्ययन है इसमें सल्तनत काल में स्थापित यह एक स्वतंत्र राज्य था। इस राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, जिसने अपने पिता के नाम पर संगम वंश के रूप में शासन किया था। इसमें लगभग 4 वंशों ने शासन किया इस विजयनगर साम्राज्य में। वो वंश हैं संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और आराविडु वंश। इन वंशों के शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस पाठ में। उसके बाद अगला पाठ है किसान, जमींदार और राज्य। इसमें 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के दौरान जो 75% लोग गांव में रहते थे, जैसे छोटे खेतीहर किसान, भूमि हर किसान और संभ्रांत, दोनों के बीच के सहयोग और प्रतियोगिताएं और संघर्ष के रिश्ते, इनका वर्णन करेंगे हम इस अध्याय में। उसके बाद अगला है शासक और विभिन्न इतिवृत्त। शासक इसमें अध्ययन करेंगे हम मुगल कालीन शासकों के बारे में और उनके दरबारी इतिहासकार, जिनको उन्होंने अपने समय के विवरणों और अपने समय की घटनाओं के लेखन के संबंध में कार्य सौंपा गया था। जिन दरबारियों को, उन मुगल शासकों ने जिन दरबारियों को अपने समय की घटनाओं और अपने समय के विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा था, उनको ही इतिवृत्ति कहते हैं। इन इतिवृत्तियों के माध्यम से वो शासक अपने जो शासनकाल है उसके और उसके अंतर्गत आने वाले अन्य महाद्वीपों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे उस समय। तब वो
दरबारियों से इतिवृत्ति लिखवाते थे। उसके बाद अगला आता है भाग 3। भाग 3 में हम 10वें पाठ के रूप में अध्ययन करेंगे उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद जैसे कि इसमें अध्ययन करेंगे ब्रिटिश काल का। ये ब्रिटिश काल ने जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई 16वीं शताब्दी में, तो उस समय ब्रिटिश लोगों ने कहाँ कहाँ पर उपनिवेश स्थापित करने शुरू किए, जैसे कि बंगाल में, बम्बई में, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और देहात का अर्थ होता है उस समय जो हमारे यहाँ संथाल और पहाड़ी लोग रहते थे, जो किसान लोग रहते थे, संथाल और पहाड़िया लोग, उनके बारे में अध्ययन करने को हमें मिलेगा। उसके बाद आता है विद्रोही और राज। 11वां पाठ है विद्रोही और राज। विद्रोही और राज में हम 1857 की क्रांति, जो 10 मई 1857 को मेरठ के बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुई थी बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ से ये विद्रोह हुए थे और किस किस जगह से, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हैरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली और जगदीशपुर से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर सिंह। इन लोगों ने नेतृत्व किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इनमें मेन जो मुखिया थे वो दिल्ली के बहादुर शाह जफर थे। ये विद्रोह हुए क्यों थे? जैसे हिंदू और मुसलमानों की जाति को नष्ट करने के लिए जो 1857 की क्रांति हुई थी, वो हुई क्यों थी? हिंदू और मुसलमान जो थे उनकी जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए हुआ था ये। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या कर रही थी, आटे में जो मार्केट में आटा मिलता है उसमें गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला रही थी, जिससे हिंदू और मुसलमानों के जाति और धर्म क्या हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे। अब इस जो विद्रोह हुआ था इसके जो कारण हैं, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और तात्कालीन कारण। वैसे तात्कालीन कारण था चर्बी लगी हुई कारतूस, जो चर्बी उस समय कारतूस में चर्बी लगी हुई थी, जिसको भारतीय जवानों ने मुंह से तोड़ने को मना कर दिया, तो ये विद्रोह वहीं से शुरू हो गया। तो ये तात्कालीन कारण है। सामाजिक कारण में जैसे अंग्रेजों द्वारा भेदभाव की नीति करना, राजनीतिक कारण में भारतीय शासकों में असंतोष पैदा कर देना ब्रिटिशों द्वारा, आर्थिक कारण में किसानों के विरुद्ध भूमि और राजस्व संबंधी नीति लागू करना ब्रिटिशों की, ये कारण आते हैं। उसके बाद अगला पार्ट है औपनिवेशिक शहर। औपनिवेशिक शहर में ब्रिटिशों ने जो हमारे मेन शहर हैं बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, इनमें किस प्रकार शहर बसाने की व्यवस्था की। जैसे उन्होंने वाइट शहर और ब्लैक टाउन, वाइट टाउन और ब्लैक टाउन, 2 टाउन बसाए। वाइट टाउन में अंग्रेज़ों ने खुद अपने लिए बस्तियां बनाई जो योजना अनुसार बनाई गई थी, और इस बस्ती में, वाइट टाउन में सभी प्रकार की सुविधाएं थी। इसके विरुद्ध जो ब्लैक टाउन स्थापित किए थे वहाँ पर सिर्फ भारतीयों को रहने की अनुमति थी, और वो ब्लैक टाउन ऐसी जगह बसे हुए थे जहाँ पर मंदिर और बाजार थे, उसी के इर्द गिर्द ये ब्लैक टाउन बसे हुए थे, क्योंकि भारतीय लोग ज़्यादा मंदिर और बाज़ारों के इर्द गिर्द अपने को रहना पसंद करते हैं, वहीं वो भी रहे थे। तो इनका अध्ययन करेंगे। और औपनिवेशिक काल में जो कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग, मार्बल पैलेस, गार्डन हाउस, ये हैं, इनका अध्ययन करेंगे।
इसके बाद आता है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे कि नाम से आप लोग वैसे परिचित हैं कि महात्मा गांधी जैसे अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन, इटली में गैरीवाल्ड और ने भूमिका निभाई थी, वैसे ही भारत में महात्मा गांधी की भूमिका है। तो महात्मा गांधी के जो आंदोलन हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनका अध्ययन करेंगे हम। और साथ ही साथ जो उस समय के गरम दल और नरम दल थे, उनके द्वारा जो अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की नीति अपनाई गई थी, उनका अध्ययन भी करेंगे। उसके बाद अगला आता है अगला चैप्टर है विभाजन को समझना। इसमें हम ब्रिटिशों द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दे करके हिंदुओं से अलग करने, फूट डालो राज करो की नीति का अध्ययन, जो सन 1920 से लेकर 1930 तक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला आता है संविधान निर्माण। इसमें 7 सदस्यीय संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में किस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, और उसमें जो 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ 22 भागों में विभाजित किया गया, और कौन कौन से विदेशी स्रोतों से या कौन कौन से जगहों से ऐसे स्रोतों को लिया गया जो संविधान में जिनको जगह दी गई, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। प्राचीन भारत को जानने के जो पहला स्रोत है वो है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथों में जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं, और उसके साथ साथ रामायण महाभारत हैं। ये इनका अध्ययन करके हम प्राचीन भारत के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद अगला आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों में हम पुराणों का अध्ययन करते हैं। 18 पुराणों का अध्ययन करके उस समय जो पुराणों में ऐतिहासिक कथाएं थी, उनका अध्ययन करके हम प्राचीन भारत के बारे में जान सकते हैं। और बुद्ध से संबंधित जो जातक कथाएं थी और जैन धर्म से संबंधित जो कल्पसूत्र थे, उनका अध्ययन करके जो हम प्राचीन भारत के बारे में जान सकते हैं। दूसरा स्रोत है ये। उसके बाद तीसरा स्रोत आता है कि प्राचीन भारत को जानने के लिए विदेशियों का विवरण। कहने का अर्थ है कि जो विदेशी यात्री आए थे, जैसे यूनानी यात्री आए थे, चीनी यात्री आए और अरबी यात्री आए, उन यात्रियों ने जो विवरण लिखे अपनी पुस्तकों में और किस किस के शासनकाल में आए, इनसे हमें पता, जो प्राचीन भारत के बारे में पता चलता है विदेशियों के विवरण को पढ़ करके। जैसे हम अगर प्राचीन भारत के बारे में जो हेरोडोटस थे, जिनको इतिहास का पिता कहते हैं, उनकी पुस्तक हिस्टोरिका, उसको पढ़ करके भारत और फारस के जो संबंध थे उनके बारे में अध्ययन करते हैं। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटस का राजदूत, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया भारत, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। तो उसको पढ़ करके हम प्राचीन भारत में जो मौर्य शासन था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। टॉलमी है, उस भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और कुछ चीनी लेखक भी थे, जैसे हेनसांग आया था, फाहियान आया था। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और उसी के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बारे में ही उसने उल्लेख भी किया था अपनी पुस्तक में। उसके बाद जो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो उसने भी अपनी पुस्तक में सीयूकी नाम से जो पुस्तक लिखी थी, उसमें हर्षकालीन राज्य के बारे में उल्लेख किया है। तो ये जो विदेशियों का विवरण है, ये प्राचीन इतिहास को जानने में हमारी मदद करता है। उसके बाद जो अंतिम स्रोत है
वो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में आते हैं जैसे ईंट, मनके और जो प्राचीन मोहरें हैं, जो सिक्के हैं, मृद भांड हैं, ये हमें बता